डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 6। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर अथर्व ने बिल्कुल भी उन सब की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो बस दिव्या की गोद में उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देखने लगा जिसका चेहरा अब उसे साफ साफ नजर आ रहा था। आदित्य ने अथर्व के चेहरे की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, ये छोटा डेविल समझता क्या है, खुद को इसे सबक सिखाना ही होगा। सोचते हुए आदित्य ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखा जो बिना पलके झपकाए उसकी बेटी को ही देख रहा था। तभी आदित्य के कान में पंडित जी की आवाज सुनाई दी, बच्ची का नाम क्या सोचा है आप लोगों ने? पंडित जी के इतना कहते ही दिव्या ने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, पंडित जी, मैंने मेरी बेटी का नाम आव्या सोचा है। आदित्य और दिव्या की अंश आव्या। आदित्य की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी वहां पर अथर्व की गरजती हुई आवाज सुनाई दी, उसका नाम मैं रखूंगा। अथर्व की आवाज सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीजी करना बंद करो अथर्व। आदित्य की बात सुनकर अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और एटीट्यूड से चलता हुआ आदित्य और दिव्या के सामने आ गया। उसने आदित्य की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, बदतमीजी तो अभी तक मैंने की ही नहीं है अंकल, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं यहाँ पर बदतमीजी करूँ, क्योंकि आज मेरी जान का नाम रखना है। कहते हुए अथर्व ने झुककर दिव्या की गोद से उस नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। दिव्या हैरानी से अथर्व को देखने लगी। उसने आदित्य की तरफ देखा जो कि गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होने ही वाला था। दिव्या ने आदित्य का हाथ मजबूती से पकड़कर अपना सर ना में हिला दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटी के नामकरण के दिन कोई तमाशा हो। आदित्य ने मन ही मन गुस्से से अथर्व और कबीर को हजारों गालियां दी। अथर्व उस बच्ची को लेकर हवन के सामने बैठ गया। सिंघानिया परिवार कुछ कहना चाहता था, पर दिव्या ने सबको शांत रहने के लिए कहा। पंडित जी ने सबके चेहरे की तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम सोचा है अपने बेटा? अथर्व ने पंडित जी की तरफ देखे बिना उस छोटी सी बच्ची के गालों को टच करते हुए कहा, इसका नाम होगा मन्नत। मेरी मन्नत। अथर्व के मुंह से उस बच्ची का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य जो कि अब तक गुस्से से बैठा था, ये नाम सुनते ही उसके होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। आखिर हजारों मन्नतों के बाद ही तो उसे ये खुशी नसीब हुई थी। दिव्या की फेस पर भी स्माइल आ गई। कशिश ने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। उसका बेटा जो कभी भी मुस्कुराता नहीं था, इस वक्त छोटी सी मन्नत को देखकर मुस्कुरा रहा था। कशिश ने खुद से कहा, हे भगवान, आखिर चल कह रहा है अथर्व के दिमाग में, मुझे अभी से इस बारे में बात करनी होगी। पंडित जी ने नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है बेटा। बच्ची का नाम भीम से ही निकला था। अब बच्ची की बुआ उसके कान में उसका नाम कहे। पंडित जी की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। तभी आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कशिश, तुम भी तो मेरी बहन की तरह ही हो, तुम ही मेरी बेटी के कान में उसका नाम कहो। आदित्य की बात सुनकर कशिश की फेस पर स्माइल आ गई। वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से मन्नत के कान में कहा, आज से आपका नाम है मन्नत, हम सब की मन्नत। कहकर कशिश ने मन्नत के गाल पर किस कर लिया। अपना नाम सुनते ही छोटी सी मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी नीली आंखें इस वक्त हंसते हुए बार बार बंद हो रही थी, जो कि उसे और भी क्यूट बना रही थी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखकर जुनूनियत भरी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी मन्नत हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए अथर्व ने झुककर मन्नत के गाल पर किस कर लिया। अथर्व के किस करते ही मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद पूरा सिंघानिया परिवार लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उनके साथ ही कशिश और कबीर भी बैठे हुए थे। उनसे कुछ दूरी पर अथर्व अपनी गोद में मन्नत को लेकर बैठा हुआ था। आदित्य गुस्से से उसे घूर रहा था। दिव्या ने जबरदस्ती आदित्य को अपने पास बिठाया हुआ था। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़के को मैं छोड़ूंगा नहीं, समझता क्या है खुद को, मेरी बेटी को मुझे ही हाथ नहीं लगाने दे रहा है। आदित्य की बात पर दिव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ देर बाद अथर्व अपने घर चला जाएगा। शायद उसे मन्नत से अटैचमेंट फील हो रही है, इसलिए उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है। वैसे भी मन्नत उसकी छोटी बहन है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य कुछ कहता है, इससे पहले ही आदित्य की दूसरी तरफ बैठे कबीर ने एरोगेंट आवाज में कहा, बहन नहीं है वह उसकी। कबीर की बात सुनकर आदित्य कुछ कहता, इससे पहले ही वहां पर एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अगली बार से मेरी मन्नत को मेरी बहन कहने के बारे में सोचेगा भी मत। इस आवाज को सुनकर सब ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अथर्व मन्नत को अपने सीने से लगाकर उन सबके सामने खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने एक बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अथर्व बेटा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मन्नत तुम्हारी बहन ही है, आखिर मैं तुम्हारा अंकल हूँ और दिव्या तुम्हारी आंटी है, तो इस हिसाब से मन्नत तुम्हारी बहन हुई ना।
आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, अंकल वह क्या है, ना आपका और मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, ना ही मेरा और आंटी का ब्लड रिलेशन है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अंकल आंटी कहने से आपकी बेटी मेरी बहन बन जाती है। इतना दिमाग तो आपके अंदर भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, स्टूपिड लोगों के पास दिमाग की कमी होती है। अर्थ व बात सुनकर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, तुम। आदित्य की बात को बीच में रोकते हुए अथर्व ने कहा, आई नो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अथर्व वापस मन्नत को लेकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। आदित्य ने गुस्से से कबीर से कहा, अपने बेटे को संभालो। आदित्य की बात पर कबीर ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा बिगड़ा कब था जो मुझे उसे संभालना होगा। कहते हुए कबीर अपने मेल से चेक करने लगा। आदित्य गुस्से से कबीर को घूरने लगा, पर कबीर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ अथर्व मन्नत को लेकर मेंशन के बाहर आ गया था। छोटी सी मन्नत उसकी गोद में अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व के चेहरे को घूर रही थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों में अथर्व की शर्ट को पकड़ के रखा था। अथर्व ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, एंगल जल्दी से बड़ी हो जाओ ताकि मैं तुम्हें इन सब से दूर लेकर जा सकूं, जहां पर कोई तुम्हें नजर उठाकर भी ना देख सके। अथर्व की बात सुनकर छोटी सी मन्नत आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगी, जिसे देखकर अथर्व ने मुंह बनाते हुए कहा, सिलीगल ऐसे मुंह क्यों बना रही हो। अथर्व की बात सुनकर नन्ही सी मन्नत अपना निकाल होठ बाहर निकाल कर क्यूट सा फेस बनाकर अथर्व को देखने लगी। अथर्व उसे लेकर गार्डन एरिया में आ गया था। वह मन्नत को लेकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी पीछे से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, अथर्व रुको। इस आवाज़ को सुनकर पलट कर देखा तो पीछे मिहिर खड़ा था। मिहिर दौड़ता हुआ अथर्व के पास आ गया। उसने अथर्व गोद में लेटी छोटी सी मन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसे मुझे दो, मुझे मेरी बहन को अपनी गोद में लेना है। मिहिर की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत को मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तुम उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। अथर्व की बात सुनकर मिहिर ने कहा, क्या कहा तुमने, मैं क्यों उसे छू नहीं सकता, मेरे हाथ क्लीन है, अब दो जल्दी से मुझे मेरी बहन को। कहते हुए मिहिर ने मन्नत को अपनी गोद में लेने की कोशिश की। ये देखकर अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मेरी मन्नत से दूर रहो, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। अथर्व की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मिहिर ने भी गुस्से से कहा, वह मेरी बहन है, मैं उसे छू सकता हूँ, मैं तुम होते कौन हो मुझे उसे पकड़ने से रोकने वाले। कहते हुए मिहिर ने जबरदस्ती मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश की। ये देखकर अथर्व ने दांत पिसते हुए कहा, एक मना किया था ना। कहते हुए उसने एक हाथ से मिहिर को धक्का दे दिया। मिहिर सीधा गार्डन की घास पर मुंह के बल गिर गया। जमीन पर कुछ कंकड़ थे जो कि मिहिर के हाथों में चुभ गए और उसके हाथों से खून निकलने लगा। मिहिर ने गुस्से से खड़े होते हुए अथर्व की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए मिहिर ने अथर्व को धक्का दे दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अथर्व की गोद में छोटी सी मन्नत है और उसके धक्का देने की वजह से मन्नत को भी चोट लग सकती है। अथर्व पहले ही समझ गया था कि मिहिर क्या करेगा, इसलिए वह पहले ही साइड हट गया था, जिस वजह से मिहिर सीधा मुंह के बल फिर से जमीन पर गिर गया। अथर्व ने मिहिर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना मुझसे और मेरी मन्नत से दूर रहना, लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। कहते हुए अथर्व गुस्से से मिहिर की तरफ आया। मिहिर भी गुस्से से अथर्व को मारने के लिए आगे बढ़ाना, तभी अथर्व ने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरी मन्नत को चोट लगती, तेरी वजह से। कहते हुए अथर्व की पकड़ मिहिर की गर्दन पर मजबूत हो गई। मिहिर अपने दोनों हाथों से भी अथर्व के हाथ को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। तभी गार्डन एरिया में एक सर्वेंट तीनों बच्चों को लेने के लिए आया। जैसे ही उसने यह नज़ारा देखा वह दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व बाबा मिहिर बाबा को मार रहे हैं। सर्वेंट की बात सुनते ही सिंघानिया परिवार दौड़ता हुआ बाहर आया। वही कबीर रिलैक्स तरीके से चलता हुआ बाहर जाने लगा। कशिश भी दौड़ते हुए बाहर आ गई थी। जैसे ही आदित्य ने अथर्व को मिहिर को मारते हुए देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो कि अथर्व की गोद में थी। अथर्व ने एक हाथ से उसे संभाल कर रखा था। आदित्य ने गुस्से से मन्नत को अथर्व की गोद से छीनकर चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो तुम। कहते हुए आदित्य ने मिहिर और अथर्व दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इसे कहा था कि यह मेरी मन्नत को टच न करे, फिर उसने उसे क्यों छुआ। अथर्व की आवाज़ सुनकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, बहन है उसकी। अथर्व की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। कशिश अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने बेटे को देख रही थी। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह उसकी बहन है या नहीं, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वह मेरी है और मैं उसे किसी को छूने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। कहते हुए अथर्व की आवाज़ तेज हो गई। इतने छोटे बच्चों की ऐसी आवाज़ सुनकर सिंघानिया परिवार हैरान और परेशान था। वही कशिश को ऐसा लग रही था जैसे वह कबीर के छोटे वर्जन को देख रही है। एपिसोड 7। 5 साल बाद मुंबई इंटरनेशनल स्कूल।
स्कूल के ग्राउंड में इस वक्त 5 से लेकर 7 साल की छोटी छोटी लड़कियों ने स्पोर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वहां पर स्पोर्ट टीचर अपने हाथ में विसल लेकर उन सभी की तरफ देख रहे थे। तभी एक 6 साल की लड़की दौड़ती हुई वहां पर आए और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने सामने खड़ी 5 साल की क्यूट सी लड़की की तरफ देखा जिसके चब्बी चीक्स इतनी क्यूट थे कि कोई भी उन्हें देखकर उसे किस करना चाहे। उसके सुनहरे बाल कंधों से नीचे आ रहे थे जिन पर 2 क्यूट क्यूट कार्टून की क्लिप लगी हुई थी। उस लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मन्नत तुम सच में पार्टिसिपेट करने वाली हो। उस लड़की की बात सुनकर सामने खड़ी हमारी क्यूट सी मन्नत, जो कि अब 5 साल की हो चुकी थी, बचपन में जितनी क्यूट थी अब उससे कहीं गुना ज्यादा क्यूट हो चुकी थी। उसकी नीली नीली आंखें किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वह किसी आसमान से उतरी एंजल की तरह दिखती थी। सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ अंशी, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे कभी भी किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, इसलिए आज मैं रेसिंग में पार्टिसिपेट करूंगी और मैं ही जीतूंगी। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। मन्नत की स्माइल इतनी प्यारी थी कि अंशी उसे देखते ही रह गई, पर अगले ही पल उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अंशी की बात सुनकर मन्नत ने कॉन्फिडेंस भरी स्माइल के साथ कहा, मन्नत सिंघानिया का कुछ नहीं होगा, हम स्ट्रांग बेबी है ना। कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे डोले दिखाने लगी। मन्नत की हरकत देखकर अंशी हंसने लगी। तभी स्पोर्ट्स सर ने सबकी तरफ देखकर विसल बजाते हुए कहा, आप सब रेडी हो ना बच्चों। स्पोर्ट्स सर की बात सुनकर सभी छोटी छोटी बच्चियों ने जल्दी जल्दी अपना सर हिलाया। अंशी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत अभी भी वक्त है, मान जाओ, मत करो पार्टिसिपेट। अंशी की बात सुनकर मन्नत ने अंशी की तरफ देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, अगर तुमने हमें फिर से रोका तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे और कट्टी कर लेंगे। कहते हुए वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। अंशी ने मन्नत की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वह भी रेसिंग ट्रैक पर आकर खड़ी हो गई। मन्नत अभी फर्स्ट क्लास में थी और फर्स्ट क्लास की बच्चियों की 100 मीटर की रेस होने वाली थी, जिसमें आज मन्नत ने भी पार्टिसिपेट किया था। मन्नत के बगल में खड़ी लड़की अंशी मन्नत की बेस्ट फ्रेंड और स्कूल में इकलौती फ्रेंड थी। स्पोर्ट्स सर ने सबकी तरफ देखा और विसल बजा दी। विसल बजते ही सभी छोटी छोटी बच्चियों रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने लगी। मन्नत अपने छोटे छोटे पैरों से तेजी से दौड़ रही थी, उसे किसी भी कीमत पर आज जीतना था। मन्नत के बगल में अंशी, जो कि मन्नत से स्ट्रांग थी, वह उसके सामने निकल चुकी थी। ये देखकर मन्नत अपने छोटे छोटे पैरों से पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगी। तभी उसके बगल से भाग रही लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम स्टूपिड हो, तुम कभी नहीं जीत सकती। कहते हुए वह हंसते हुए मन्नत से सामने निकल गई। बगल वाली लड़की की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, चुड़ैल, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कहते हुए मन्नत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तभी मन्नत के बगल वाली लड़की, जिसने अभी अभी उसे परेशान किया था, उसने दौड़ते हुए ही मन्नत को धक्का दे दिया। नाजुक से मन्नत उसकी धक्का देते ही सीधा ग्राउंड पर घुटनों के बल गिर गई। जमीन पर छोटे छोटे कंकर थे जो कि मन्नत के घुटनों में लग गए। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, लूजर। कहते हुए वह वहां से दौड़ने लगी। वही मन्नत जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है। कहते हुए वह अपने छोटे छोटे पैरों को देखने लगी। उसके गोरे गोरे पैरों पर चोट लग चुकी थी और वहां से हल्का हल्का खून रिस रहा था। मन्नत की छोटी सी हथेली पर भी हल्की खरोंचें लग चुकी थी। मन्नत को इस तरह से रोता हुआ देखकर स्पोर्ट्स सर दौड़ते हुए मन्नत के पास आए। उन्होंने मन्नत की तरफ देखा और उसे जल्दी से गोद में उठाते हुए कहा, आपको ज्यादा चोट लगी है क्या बेटा? मन्नत ने रोते हुए स्पोर्ट्स सर के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, हमें दर्द हो रहा है सर। मन्नत ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एक डरावनी आवाज पड़ी, मन्नत। इस आवाज को सुनते ही मन्नत के साथ साथ स्पोर्ट्स सर भी घबराने लगे। अब तक रेस खत्म हो चुकी थी और रेस अंशी जीत गई थी। अंशी ने भी पलट कर देखा तो पीछे खड़े इंसान को देखकर वह भी घबराने लगी। उसने मन्नत की तरफ देखा जो कि स्पोर्ट्स सर की गोद में थी। स्पोर्ट्स सर ने मन्नत को जल्दी से अपनी गोद से नीचे उतार दिया। मन्नत ने अपना आंसू भर चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक 13 साल का हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसकी हाइट 5.5 फीट से भी ज्यादा थी। वह अपनी गहरी काली आंखों में गुस्सा भर कर मन्नत को ही घूर रहा था। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और दौड़ते हुए सीधा जाकर उसके पैरों से लिपट गई। उसने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, डेविल, चोट लगी गई? उद्धरण चिन्ह। मन्नत की आवाज सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर उस लड़के ने गुस्से से अपना चेहरा नीचे करके मन्नत की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुमने फिर से मेरी बात काटी? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और जोर जोर से रोने लगी। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर उस लड़के ने नीचे झुककर मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, आई एम सॉरी डेविल, प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे चोट लग गई, देखो खून भी निकल रहा है।
कहते हुए मन्नत अपनी कोहनी दिखाने लगी। उस लड़के ने अपनी ठंडी नज़रों से मन्नत की कोहनी की तरफ देखा जहां से खून निकल रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डरावना हो चुका था। तभी पीछे से एक और उसी की उम्र का लड़का दौड़ता हुआ वहां पर आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व। पीछे से आ रहा लड़का अथर्व का दोस्त आयुष था और ये लड़का जिसकी गोद में अब मन्नत थी ये था अथर्व राठौर, जो अब 13 साल का हैंडसम लड़का बन चुका था, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना। आयुष वहां पर आकर गहरी गहरी सांस लेते हुए अथर्व की तरफ देखने लगा, जो कि गुस्से से वहां पर मौजूद सभी को घूर रहा था, जैसे आंखों से ही उन सभी को जलाकर भस्म कर देगा। आयुष ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, अब क्या हो गया, अब क्या किया इस छोटी शैतान ने। सोचते हुए उसने अथर्व की गोद में रो रही मन्नत की तरफ देखा, जो कि धीरे धीरे सिसक रही थी। अथर्व ने जब देखा कि मन्नत अभी भी रो रही है, उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, डोंट या डरे, तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हमें चोट लगी है डेविल, हमें दर्द हो रहा है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी नाजुक सी हथेली की तरफ देखा और उसे अपने हाथों में लेकर उसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मना किया था ना, किसी के पास जाने से मना किया था ना, ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। कहते हुए अथर्व ने मन्नत की हथेली को जोर से प्रेस किया। उसने इतनी जोर से मन्नत की हथेली को दबाया था कि मन्नत को हद से ज्यादा दर्द महसूस हुआ और वह और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से आयुष ने कहा, अथर्व क्या कर रहे हो, बच्ची है वो। उसकी आवाज़ सुनकर अथर्व ने पीछे पलटकर दांत पीसते हुए कहा, अगली बार से मेरे और मेरी मन्नत के बीच में बोलने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी जबान बोलने लायक नहीं रहेगी। अथर्व की ठंडी आवाज़ सुनकर आयुष 2 कदम पीछे हट गया। अथर्व ने एक नज़र रोती हुई मन्नत की तरफ देखा और उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए बेहद डरावनी आवाज में कहा, गलती करोगी तो दर्द होगा ना एंजल। मन्नत ने रोते हुए अथर्व के सीने पर अपना सर मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, आई हेट यू डेविल। मन्नत की बात पर अथर्व ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी नज़रों से ग्राउंड में मौजूद सभी छोटी छोटी लड़कियों को और स्पोर्ट्स सर को घूरने लगा। स्पोर्ट्स सर भी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह इस बच्चे से कुछ कह सके। अथर्व ने मन्नत को मजबूती से अपनी गोद में पकड़ा और उसे अपनी गोद में लेकर ग्राउंड से दूसरी तरफ जाने लगा। उसे वहां से जाते हुए देखकर स्पोर्ट्स सर के साथ साथ बाकी सब ने गहरी सांस ली। इस 13 साल के बच्चे का खौफ स्कूल में कुछ इस कदर था कि किसी की भी उसके सामने कुछ बोलते की हिम्मत नहीं थी। पूरा स्कूल उसे लिटिल डेविल नाम से जानता था। किसी को भी उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, पर सब इतना जानते थे कि यह इंसान जिस किसी फैमिली से बिलोंग करता है वह फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली है, जिसके सामने खड़ा होने की किसी नॉर्मल फैमिली की कोई औकात नहीं है। अथर्व मन्नत को लेकर स्कूल के एक कोने में बने बड़े से रूम में आ गया। मन्नत अभी भी उसके सीने पर अपना सर रखकर सिसक रही थी। अथर्व ने उसे रूम में रखे सोफे पर उतारते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा ना रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। अथर्व की आवाज़ सुनकर मन्नत अपना निचला होठ बाहर लटकाकर मुंह बनाकर अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने उसके हाथ और पैरों की तरफ देखा। मन्नत किसी स्नो वाइट की तरह गोरी थी, इतनी सी फेयर कि अगर उसे एक हल्की सी खरोच भी लग जाए तो भी वह काफ़ी बड़ी नजर आती थी। अथर्व ने मन्नत के हाथ को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। उसकी नज़रें अभी भी बेहद ठंडी थी और उसकी आंखें अभी भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चोट कैसे लगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत में और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, डेविल, उस चुड़ैल दिया ने मुझे धक्का दे दिया और उसकी वजह से मैं नीचे गिर गई, देखो मुझे कितनी सारी चोट लगी है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की पकड़ मन्नत के नाजुक से हाथ पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अथर्व के मजबूती से पकड़ते ही मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, डेविल, दर्द हो रहा है। मन्नत की बात पर अथर्व ने मन्नत के नाजुक से हाथ को सहलाते हुए कहा, दर्द तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है मन्नत। एपिसोड 8। मन्नत अभी भी धीरे धीरे सिसक रही थी। अथर्व ने मन्नत की नाजुक सी हथेली पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जब मना किया था तो किसी और को टच क्यों किया। जवाब दो। अथर्व जोर से चिल्लाया। वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज़ रूम में गूंजने लगी। वही छोटी सी मन्नत सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, वह मैं डर गई थी डेविल। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, अगर डर लगेगा तो किसी की भी बाहों में चली जाओगी, किसी को भी खुद छूने दोगी। तुमसे कहा था ना, तुम्हें छूने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के दोनों नाजुक कंधों को मजबूरी से पकड़ ली। मन्नत अथर्व की हरकत देखकर और भी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हमें छोड़ो डेविल, हमें आपके पास नहीं रहना, आप बहुत बुरे हो, हमें हमारी मॉम के पास जाना है, हमें डैडी के पास जाना है, छोड़ो हमें।
कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे हाथ पैर चलाने लगी। अथर्व ने उसे जबरदस्ती मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डोंट यू डेयर, मुझसे दूर जाने की बात अपने छोटे से दिमाग में कभी गलती से भी मत लाना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा यह मैं खुद भी नहीं जानता। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को अपनी गोद में उठाया और रूम में बने बाथरूम की तरफ जाने लगा। ये देखकर मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं हमें नहीं नहाना, हम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस, प्लीज डेविल ऐसा मत करो, सॉरी ना। कहते हुए मन्नत अपने हाथ पैर चला रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें पता है कि गलती की सजा क्या मिलती है तो गलती करती क्यों हो एंजल। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर बाथरूम में आ गया। उसने नाजुक सी मन्नत को बाथटब में बिठाया और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को रिमूव करने लगा। मन्नत रोते हुए अथर्व को खुद से दूर कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अथर्व आगे क्या करने वाला है। मन्नत के रोने का अथर्व पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मन्नत के कपड़े उसकी बॉडी से अलग कर दिए थे। छोटी सी मन्नत इस वक्त बाथटब में बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। अथर्व उसके हाथों को उसकी बॉडी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। मन्नत ने रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है। अथर्व ने उसके हाथों को साफ करते हुए कहा, इसी हाथ से तुमने उसे छुआ था ना। कहते हुए उसने मन्नत के हाथ को रगड़कर साफ करना शुरू किया। स्नो वाइट की तरह दिखने वाली मन्नत की बॉडी अब खून की तरह लाल नजर आ रही थी। रो रो कर मन्नत की छोटी छोटी नीली आंखें भी सूज चुकी थी और उसके गोरे गोरे गाल भी लाल हो चुके थे। अब उसकी आवाज भी बैठने लगी थी, पर अथर्व को तो जैसा किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह पागलों की तरह मन्नत की बॉडी को क्लीन कर रहा था, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हूं कि अब मन्नत की बॉडी पर किसी और का टच नहीं है। कुछ ही देर में उसने मन्नत की तरफ देखा। ज्यादा रोने की वजह से अब उसकी आंखें बंद हो रही थी। अथर्व को जब महसूस हुआ कि अब मन्नत पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो एंजल, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हें टच करे। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें टच करने का हक किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं। फिर तुम कैसे किसी और की गोद में जा सकती हो। कहते हुए अथर्व की पकड़ मन्नत के गालों पर मजबूत हो गई। मन्नत जो कि हल्के नींद में चली गई थी, उसकी आंखें खुल गई। आंखें खोलते ही वो और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, डेविल हमें दर्द हो रहा है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा और उसे एक तौलिए में लपेटकर अपनी गोद में उठकर बाथरूम से बाहर आ गया। मन्नत भी किसी बंदर के बच्चे की तरह अथर्व से चिपक गई। अथर्व ने मन्नत को लाकर बिस्तर पर लेटा दिया और उसकी बॉडी को देखने लगा। उसकी छोटी सी बॉडी पर कई लाल निशान बन चुके थे, कुछ जगह से तो खून भी निकल रहा था। अथर्व ने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, पर तुम मुझे मजबूर करती हो खुद को दर्द देने के लिए एंजल। कहते हुए उसने साइड के ड्रॉर से एक ऑइंटमेंट निकाली और मन्नत की नाजुक सी बॉडी पर लगाने लगा। अथर्व बचपन से मन्नत का ध्यान रखता था, जब तक जरूरी ना हो अथर्व के अलावा कोई भी मन्नत को टच नहीं करता था, क्योंकि सब अथर्व के पागलपन से वाकिफ थे। 5 साल पहले जो अथर्व मन्नत को उसके भाई को भी नहीं छूने दे रहा था, उसका पागलपन वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था और अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अथर्व दिव्या और आदित्य को भी मन्नत को टच करते हुए देखकर बौखला जाता था। अथर्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे को देखा और नीचे झुककर उसके दोनों गालों को किस करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो मन्नत, सिर्फ मेरी। कहते हुए अथर्व खुद भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद उसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी, क्योंकि मन्नत को क्लीन करते टाइम वह भी पूरी तरह से गिला हो गया था। अथर्व ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और रूम का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं अपनी आंखों को बंद करके गुस्से से कहा, आई विल किल यू आयुष। कहते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने से दिव्या और आदित्य दौड़ते हुए आ रहे थे। उन दोनों को देखकर अथर्व ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वह दरवाजे पर ऐसे खड़ा था जैसे वह अंदर सो रही मन्नत को प्रोटेक्ट कर रहा हो। दिव्या ने अथर्व के पास आते हुए कहा, मन्नत कहाँ है, उसे चोट लगी है ना, वह रो रही थी क्या। दिव्या की बात सुनकर अथर्व ने बिना किसी इमोशन के कहा, वह सो रही है। अथर्व की बात को बीच में काटकर आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम सामने से हटो, हमें हमारी बेटी के पास जाना है। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने कहा, मैंने कहा वह सो रही है और मैं उसे किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, मेरी मन्नत को सोने दो। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, वह बेटी है हमारी और तुमसे ज्यादा उस पर हमारा हक है। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, उस पर मेरे अलावा किसी का हक नहीं है, किसी का भी नहीं। अथर्व की बात सुनकर आदित्य का दिमाग खराब हो गया। वह गुस्से से अथर्व की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि दिव्या ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर अपना करना में हिला दिया। दिव्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे, पर वह जानती थी कि अथर्व कितना जिद्दी है, चाहे वह लोग कुछ भी क्यों न कर ले, जब तक अथर्व नहीं चाहेगा वह मन्नत के पास नहीं जा सकते थे।
आदित्य ने हमेशा की तरह दिव्या की वजह से दांत पीसते हुए अथर्व की तरफ देखा और गुस्से से वहां से पलट कर जाने लगा। दिव्या ने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, उसका ध्यान रखना। दिव्या की बात सुनकर अथर्व की आंखें हल्की सी नर्म हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिव्या ने अथर्व के सर पर हाथ फेरा और वहां से आदित्य के पीछे चली गई। आदित्य गुस्से से तेज कदमों से चलता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने जोर से गाड़ी के टायर पर लात मारते हुए कहा, कबीर राठौर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी खुद की बेटी को तुम लोगों ने समझ क्या रखा है। आदित्य गुस्से से दोबारा गाड़ी के टायर पर लात मारने ही वाला था कि पीछे से दिव्या ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्यों करते हो इतना गुस्सा। दिव्या के हाथों को अपने सीने पर महसूस करके आदित्य ने पीछे पलटकर दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, देखा नहीं कैसे वह पागल बाप का महापागल बेटा हमें हमारी बेटी से मिलने से रोक रहा था। वह हमारी बेटी है, हमने जन्म दिया है उसे, पर उस पर सबसे पहला हक और अथर्व का कैसे हो सकता है। आदित्य का गुस्सा देखकर दिव्या ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ आदि, तुम जानते हो ना अथर्व मन्नत को लेकर कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट है। अगर हम जिद करते तो वह खुद को और मन्नत को चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। याद है ना तुम्हें 2 साल पहले उसने क्या किया था। कहते हुए दिव्या की बॉडी कांपने लगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य की आंखों में खून उतर आया। उसे अच्छे से याद था कि 2 साल पहले अथर्व ने क्या किया था। फ्लैशबैक 2 साल पहले आज राठौर मेंशन में काफी बड़ी पार्टी रखी गई थी। आज अथर्व का 11वां बर्थडे था। अथर्व इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने खड़ी कशिश को देख रहा था, जो कि मुस्कुराते हुए उसके बालों को संवार रही थी। अथर्व को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वह कशिश की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। कशिश ने अथर्व के गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेबी इतना बड़ा हो गया है। कशिश के किस करते ही अथर्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज में कहा, मोम मैं बच्चा नहीं हूँ, प्लीज इस तरह से किस मत कीजिए। अथर्व की बात सुनकर कशिश का मुंह बन गया। उसने अथर्व की गाल पर दोबारा किस करते हुए, बच्चा नहीं हो से क्या मतलब है तुम्हारा। तुम बच्चे रहो या बड़े रहो, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो और मैं जब चाहूँ तुम्हें किस कर सकती हूँ। तुम मुझे इस तरह से खुद को किस करने से नहीं रोक सकते। कशिश ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तो रोक सकता हूँ ना स्वीट हार्ट। ये आवाज बेहद डरावनी थी। कशिश ने घबराते हुए पीछे पलटकर देखा तो कबीर उसे घूर रहा था। कबीर को देखकर कशिश का चेहरा रोने जैसा हो गया। कबीर ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, नीचे आ जाना। कहते हुए कबीर ने कशिश को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। कशिश ने घबराते हुए कहा, अभी आप क्या कर रहे हैं, नीचे मेहमान आ चुके हैं, हमें पार्टी में जाना होगा। कहते हुए कशिश बेड से उतरकर वहां से भागने को हुई। कबीर ने दोबारा उसे कमर से पकड़कर बेड पर पटकते हुए कहा, तुमसे कहा था ना तुम उसे किस नहीं करोगी। कबीर की बात सुनकर कशिश ने रोते हुए कहा, पर अभी वह हमारा बेटा है। कशिश की बात पर कबीर ने उसके ऊपर झुकाकर उसकी पतली सी गर्दन पर अपनी उंगलियां सेडिक्टिव तरीके से चलाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वह हमारा बेटा है। अगर वह हमारा बेटा ना होता तो मैंने कब का उसे जान से मार डाला होता, क्योंकि तुम्हें छूने का, तुम्हारे पास आने का हक सिर्फ मेरा है। तो तुम समझती क्यों नहीं हो कि मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे अलावा किसी और आदमी के पास जाओ। कहते हुए कबीर कशिश की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। कशिश ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हबी आई एम सॉरी ना, अगली बार से पक्का उसे किस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको किस करूंगी। पर प्लीज अभी नीचे चलिए, पार्टी में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कशिश की बात पर कबीर पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। पहले तो कबीर ने इग्नोर किया, पर लगातार जब उसका मोबाइल बजता रहा तो उसने दांत पीसते हुए अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल उठा लिया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही कबीर कशिश के ऊपर से उठकर तेज कदमों से रूम से बाहर चला गया। कबीर के जाते ही कशिश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, मेरे ठरकी पति से बचा ले, मुझे इसकी ठरक पता नहीं कब कम होगी। कहते हुए वह भी नीचे चली गई। कुछ ही देर में सारे मेहमान आ चुके थे। अथर्व इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के कबीर के साथ खड़ा था। दोनों ही बाप बेटे एरोगेंट तरीके से सभी लोगों को घूर रहे थे, जो कि उनके पास आकर अथर्व को बर्थडे की विश देने के साथ साथ कबीर की चापलूसी कर रहे थे। अथर्व की नजरें तो सिर्फ दरवाजे की तरफ थी, क्योंकि उसे जिसका इंतजार था वह अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। तभी उसे दिव्या और आदित्य अंदर आते हुए नजर आए। दिव्या ने बेहद खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी और आदित्य ने 3 पीस सूट। आदित्य की गोद में 3 साल की मन्नत थी, जिसने इस वक्त पर्पल कलर की प्रिंसेस फ्रॉक डाली हुई थी, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर पार्टी में लोगों को देख रही थी। उसे पार्टी बहुत पसंद थी, इसलिए जब भी वह किसी पार्टी में जाती थी बहुत खुश हो जाती। मन्नत को देखते ही अथर्व बिना किसी की परवाह किए तेज कदमों से चलता हुआ आदित्य और दिव्या की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। आदित्य ने जब अथर्व को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई।
अथर्व ने आदित्य सामने आते हुए कहा, मुझे मेरी मन्नत को दीजिए। कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें मन्नत को अपनी गोद में लेने के लिए खोली। आदित्य ने अथर्व की तरफ देखा और मन्नत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी से दूर रहो। कहते हुए आदित्य मन्नत को लेकर दूसरी तरफ चला गया। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, इसका नतीजा आपको भुगतना होगा मिस्टर सिंघानिया, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल गई। एपिसोड 9 फ्लैशबैक कंटिन्यू। अथर्व अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रहा था, जो कि मन्नत को वहां से दूसरी तरफ लेकर गया था। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखा और अथर्व की तरफ। वह जानती थी कि अथर्व मन्नत के लिए किस हद तक ऑब्सेस्ड है। दिव्या ने अथर्व के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अथर्व। अथर्व ने दिव्या की तरफ देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ वहां से कबीर के पास जाकर खड़ा हो गया। दिव्या ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह भी कशिश के पास जाकर खड़ी हो गई। अब केक कटिंग का टाइम हो गया था। कबीर ने अथर्व की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सेंटर में आ गया, जहां पर एक बड़ा सा 3 लेयर्स का केक रखा हुआ था। अथर्व के बगल में कशिश भी आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। अथर्व ने बड़े से केक की तरफ देखा और फिर गर्दन टेढ़ी करके आदित्य की तरफ, जो कि अथर्व से काफी दूर खड़ा था। नन्ही सी मन्नत उसकी गोद में मचल रही थी। शायद वह अथर्व के पास जाना चाहती थी। उसने अपनी तोतली जबान में आदित्य से कहा, दादा देविल के पास जाना है। मन्नत की तोतली आवाज सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नो प्रिंसेस, आप उसके पास नहीं जाओगी। वह बिल्कुल भी गुड बॉय नहीं है, वह बैड बॉय है और आप तो मेरी गुड गर्ल हो ना, और गुड गर्ल बैड बॉयज के पास नहीं जाती। आदित्य ने मन्नत को समझाते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर मन्नत ने रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, दादा देविल, मुझे देविल के पास जाना है। आदित्य ने मन्नत की तरफ देखा। वह अपनी बेटी को उदास नहीं करना चाहता था, पर वह उसे अथर्व के करीब भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि दिन ब दिन अथर्व का पागलपन देखकर आदित्य समझ गया था कि अगर वक्त रहते मन्नत को अथर्व से दूर न किया गया तो अथर्व का पागलपन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। आदित्य ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस को आइसक्रीम खानी है क्या? आइसक्रीम का नाम सुनते ही मन्नत, जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने अपनी जीभ को होठों पर फेरते हुए कहा, आइसक्रीम। मन्नत के चेहरे को देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए उसे लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए चला गया। अथर्व घूर कर उन्हें ही देख रहा था। उसके हाथ में लाइफ थी। कशिश ने जब देखा कि अथर्व के कट नहीं कर रहा है, उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व क्या हुआ? कशिश की बात पर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नथिंग मॉम। कहते हुए उसने बिना किसी इमोशन की कट कर दिया। किसी ने भी बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया, क्योंकि अथर्व ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। केक कट करने के बाद अथर्व ने सबसे पहले केक का स्लाइस कट करके कशिश फिर कबीर को खिलाया। कबीर ने भी उसे थोड़ा थोड़ा केक का स्लाइस खिलाया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। अथर्व एक कॉर्नर की टेबल पर बैठा हुआ था। उसके बगल में ही आयुष बैठा हुआ था, जिसके हाथ में जूस का ग्लास था। आयुष ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हुआ क्या है तुझे? इतनी देर से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि मुझे इग्नोर कर रहा है। माना कि तुझे बात करना पसंद नहीं है, पर तू इस तरह से अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकता। आयुष ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अथर्व ने इस बार भी आयुष की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस दूर बैठी दिव्या की गोद में मन्नत को देख रहा था, जो कि खील खिलाते हुए आइसक्रीम खा रही थी। आयुष ने जब देखा कि अथर्व बिल्कुल भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसने मुंह बनाकर अथर्व की नजरों को फॉलो किया तो अथर्व छोटी सी मन्नत को देख रहा था। मन्नत की क्यूटनेस देखकर आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कितनी क्यूट है यार। उसने इतना कहा ही था कि उसे अपने हाथों पर तेज दर्द महसूस हुआ। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व छोड़ो। अथर्व ने आयुष के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर मोड़ दिया था। अथर्व 3 साल की उम्र से ही ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसकी स्ट्रेंथ 11 साल की उम्र में 20 साल के इंसान से भी कहीं ज्यादा थी। आयुष ने कहा, प्लीज उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, छोड़ दो। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने उसके हाथ को मोड़ते हुए कहा, अगली बार से अपनी जबान पर मेरी मन्नत का नाम लाने की हिम्मत भी मत करना। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों से दिव्या और मन्नत की तरफ जाने लगा। आदित्य कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ अभी भी बात कर रहा था। पार्टी से 90% लोग जा चुके थे। कुछ गिने चुने ही और करीबी रिलेटिव्स और जिनके साथ बिजनेस के क्लोज रिलेशन थे, वहीं इस वक्त पार्टी में मौजूद थे। अथर्व सीधा दिव्या के सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि अभी तक आइसक्रीम खा रही थी। अथर्व को देखते ही वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, देविल गोदी लो। कहते हुए वह अपने नन्हे नन्हे हाथों को हिलाने लगी। दिव्या ने मन्नत की तरफ देखा। उसे आदित्य की बात अच्छे से याद थी। आदित्य ने उसे साफ साफ कहा था कि वह किसी भी कीमत पर मन्नत को अथर्व के पास न जाने दे। दिव्या कुछ करती इससे पहले ही अथर्व ने झटके से मन्नत को अपनी गोद में ले लिया। अथर्व की गोद में आते ही मन्नत अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व को देखने लगी।
उसने अथर्व के गाल पर किस करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे डेविल। अथर्व ने मन्नत के क्यूट से चेहरे की तरफ देखा और फिर टेढ़ी नजरों से दिव्या की तरफ। दिव्या ने अथर्व से कुछ कहने की कोशिश की पर अथर्व ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और मन्नत को लेकर वहां से जाने लगा। तभी पीछे से आदित्य ने गुस्से से कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। आदित्य की आवाज सुनकर अथर्व के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने पलटकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, और मैंने भी कहा था ना, मैं मेरी मन्नत से दूर कभी नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए मिस्टर सिंघानिया, कहते हुए अथर्व वहां से जाने लगा। आदित्य ने गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा मेरी बेटी से दूर रहो, उसे वापस दो मुझे। इतना कहकर आदित्य मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करने लगा। तभी अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा था ना दूर रहो, कहते हुए उसने अपना पैर उठाकर आदित्य के दोनों टांगों के बीच में मार दिया। आदित्य, जिसका ध्यान मन्नत को अपनी गोद में लेने पर था, वह समझ ही नहीं पाया कि अथर्व ऐसा कुछ करने वाला है, इसलिए उसे अपने टांगों के बीच में तेज दर्द महसूस हुआ। इसी के साथ आदित्य घुटनों के बल फ्लोर पर गिर गया। दिव्या, जो कि यह सब कुछ देख रही थी, वह दौड़ते हुए आदित्य के पास आई। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, आगे जो कुछ भी होगा यह आपकी वजह से होगा मिस्टर सिंघानिया, कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर वहां से बाहर जाने लगा। आदित्य ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो मेरी बेटी को लेकर? आदित्य की बात का अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। छोटी सी मन्नत ने जब अपने डैडी को इस तरह से दर्द में देखा, वह रोते हुए आदित्य की तरफ अपने हाथ बढ़ने लगी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल, मन्नत को डैडी के पास जाना है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत के नाजुक से चेहरे को सहलाते हुए कहा, मन्नत तुम मेरी हो ना, तो तुम किसी की बात नहीं सुनोगी, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। मन्नत ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, पर डैडा को चोट लगी है डेविल। अथर्व ने उसकी तरफ देखकर बाहर जाते हुए कहा, तो हम डैडी की चोट ठीक करने के लिए ही जा रहे हैं मन्नत, चलो मेरे साथ, कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर बाहर आ गया। कशिश, जो कि अभी अभी वहां पर आई थी, जैसे ही उसने अथर्व को मन्नत को इस तरह से रात को बाहर लेकर जाते हुए देखा, वह दौड़ते हुए अथर्व के पीछे भागी। उसने चिल्लाते हुए, तुम कहाँ जा रहे हो? पर तब तक अथर्व बाहर निकल चुका था। आदित्य ने भी खुद को संभाल लिया था और वह भी दौड़ता हुआ बाहर आ गया था। अथर्व गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया था। कशिश ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व किसके साथ गया है? कशिश की बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, मैम, छोटे बॉस घनश्याम को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए हैं, हमें नहीं पता कि इस वक्त वह कहाँ गए हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कशिश ने चिल्लाते हुए कहा, अभी कहाँ है? कबीर किसी काम की वजह से अर्जेंटली वहां से चला गया था। कशिश को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदित्य ने कशिश की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अगर तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कशिश, मैं उसका पागलपन बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, वह मेरी बेटी है और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को खिलौना समझ रहा है। आदित्य की बात सुनकर कशिश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह भी अथर्व की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदि, तुम्हें जो कहना है बाद में का लेना, फिलहाल हमें अथर्व और मन्नत के पास जाना चाहिए। कशिश की बात सुनकर दिव्या ने आदित्य से कहा, तुम कशिश पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। तभी आदित्य को अपने मोबाइल पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन सुनाई दी। उसने मैसेज ओपन करके देखा तो यह अथर्व का मैसेज था। नीचे सिर्फ एक लोकेशन भेजी गई थी और एक क्रीपी स्माइल वाला इमोजी, जिसे देखकर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, अथर्व। कुछ देर में आदित्य, कशिश और दिव्या तीनों गाड़ी में बैठकर अथर्व की भेजी हुई लोकेशन की तरफ जा रहे थे। दिव्या को इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी, वहीं कशिश की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसने खुद से कहा, आखिर हो क्या रहा है? मैं तो हमेशा अथर्व को अपनी तरह बनना चाहती थी, पर वो हबी की तरह क्यों बन गया? सोचते हुए कशिश की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वही आदित्य का दिमाग गुस्से से खराब हो चुका था। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अथर्व की जान ले लेता, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अथर्व का बाप किसी शैतान से कम नहीं था और अथर्व खुद भी किसी छोटा शैतान से कम नहीं था। कुछ ही देर में वह लोग एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। पहाड़ी की लोकेशन देखकर दिव्या ने घबराते हुए कहा, अथर्व इतनी रात को हमारी छोटी सी मन्नत को यहाँ पर क्यों लेकर आया है? दिव्या की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व कहाँ हो तुम? आदित्य के इतना कहते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, इधर आ जाए अंकल। आदित्य, कशिश और दिव्या तीनों तेज कदमों से चलते हुए पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गए। इस वक्त आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, जिस वजह से पहाड़ी पर रोशनी थी। पहाड़ी के कोने पर अथर्व अपनी गोद में छोटी सी मन्नत को लेकर खड़ा था। अथर्व को पहाड़ी के कोने पर खड़ा देखकर दिव्या ने घबराते हुए कहा, आदित्य देखो ना, वहां पर खड़ा है, वह गिर सकते हैं, उन्हें जल्दी यहाँ पर बुलाओ। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने देखा, अथर्व अजीब तरह से मुस्कुराते हुए पहाड़ी के कोने पर खड़ा था। मन्नत उसकी गोद में मजे से चॉकलेट खा रही थी।
आदित्य ने अथर्व की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर आना था तो अकेले आते, मेरी बेटी को क्यों लेकर आए हो? आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए, अंकल हर बात बताना जरूरी नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। अथर्व की बात सुनकर आदित्य को घबराहट होने लगी, क्योंकि उसके चेहरे की वह डरावनी मुस्कुराहट बिल्कुल कबीर की तरह थी और कबीर कब क्या कर दे इसका अंदाजा वह खुद भी नहीं लग सकता था। आदित्य ने नॉर्मल आवाज में कहा, देखो अथर्व इधर आ जाओ, तुम्हें जो बात करनी है हमारे पास आकर करो। आदित्य की बात सुनकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, वही रुक जाए मिस्टर सिंघानिया, मैंने कहा था ना, मेरी मन्नत को मुझसे दूर करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं उसे आप सबसे इतना दूर कर दूंगा कि आप उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं। अथर्व की बात सुनकर आदित्य, दिव्या और कशिश की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उनके दिल में एक अनकहा सा डर लगने लगा। आदित्य ने कहा, पागलों की जैसी बातें करना बंद करो और यहाँ पर आओ। आदित्य की बात सुनकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत तुम्हें अपने देवल के साथ रहना है ना, हमेशा के लिए। अथर्व की बात सुनकर मन्नत अपनी नीली नीली आंखों से मुस्कुराते हुए अथर्व को देखने लगी। उसने क्यूट सी आवाज में कहा, हाँ देवल, मन्नत को देवल के साथ रहना है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने हंसते हुए कहा, लेट्स डाई टुगेदर मन्नत, उसके बाद कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कहा, ये क्या होता है देवल? मन्नत की बात का अथर्व कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही आदित्य, कशिश और दिव्या, जो कि अथर्व की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक में चले गए थे, तीनों एक साथ चिल्लाए, अथर्व डोंट। अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हो कहा, मेरी मन्नत को मुझसे दूर करोगे? आपको लगता है कि मैं उसे आप लोगों के पास रहने दूंगा? वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, जिंदा हूं तब भी और मरूंगा तब भी। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने चिल्लाते हुए प्लीज कहते हुए आदित्य की आवाज कांपने लगी। मन्नत उसकी दिव्या और उसकी जिंदगी थी। आदित्य किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने दे सकता था। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने पीछे की तरफ अपने कदम ले जाते हुए कहा, मास्टर सिंघानिया, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। कहते हुए अथर्व पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर आ गया था। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व डोंट। एपिसोड 10 फ्लैशबैक एंड। दिव्या की बात सुनकर आदित्य के सामने 2 साल पुरानी यादें घूमने लगी थी। 2 साल पहले कैसे अथर्व के पागलपन की वजह से उन्होंने लगभग अपनी बेटी, अपनी जिंदगी, मन्नत को खो ही दिया था। सब कुछ याद करके आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, तो क्या हम उसके पागलपन की वजह से अपनी बेटी को खुद से दूर कर दे? वह हमारी बेटी है, वह हमारी मन्नत है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने उसे मजबूती से गले लगा कर रोते हुए कहा, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है, पर मैं जानती हूँ कि अगर दुनिया में हमारी मन्नत का ध्यान कोई रख सकता है, उसकी हिफाजत हमसे अच्छे से कर सकता है, तो वह सिर्फ अथर्व है। मन्नत पर आने वाली हर मुसीबत को अथर्व उस तक पहुंचने से पहले ही उससे दूर कर देता है। मैं जानती हूँ कि आपको अथर्व बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप भी यह बात नहीं टाल सकते कि अथर्व ने कई बार मन्नत पर आने वाले खतरे को खुद पर लिया है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, दिव्या प्लीज, मुझे इस वक्त उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, पहले मुझे उसके सन की बाप से मिलना है, उसकी वजह से ही उसकी यह औलाद इतनी नालायक हो चुकी है। कहते हुए आदित्य जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। दिव्या ने गहरी सांस ली और एक और बार स्कूल की तरफ देखने के बाद वह भी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी स्कूल से जा चुकी थी। वही स्कूल के एक अंधेरे रूम में एक बच्ची की चीखें गूंज रही थी। आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमें डर लग रहा है। वह रोते हुए हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला और उस लड़की के कानों में एक बेहद डरावनी आवाज पड़ी, डर लग रहा है। इस आवाज को सुनते ही वह लड़की और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए, मॉम डैडी हमें बचाओ, कहते हुए वह बच्ची अपने सामने खड़े इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और अंधेरे रूम में हल्का हल्का उजाला आने लगा। उजाले के बीच वो छोटी सी बच्ची ने, जिसकी उम्र 6 साल के आसपास लग रही थी, उसने एक लंबी परछाई को अंदर आते हुए देखा, जिसकी काली आंखें अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस बच्ची ने रोते हुए कहा, तुम कौन हो? हमें यहाँ पर बंद क्यों किया है? हमें हमारी मॉम के पास जाना है, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें यहाँ पर डर लग रहा है। कहते हुए वह बच्ची दरवाजे की तरफ भागी। वह दरवाजे की तरफ जाती इससे पहले ही उसे अपनी बाजू पर एक मजबूत पड़कर एहसास हुआ। अगले ही पल वह मुंह के बल फ्लोर पर गिरी हुई थी। मुंह के बल गिरने की वजह से उसकी नाक में चोट लग गई। उसने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अब अंधेरे रूम में डरावनी पीली लाइट ऑन हो चुकी थी और उस पीली लाइट में उस बच्ची को एक डरावना चेहरा नजर आ रहा था, जिसे वह अच्छे से जानती थी। उसने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। कहते हुए वह बच्ची पीछे की तरफ सरकने लगी। तभी उसके कानों में सामने खड़े अथर्व की ठंडी आवाज बड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी एंजल को चोट पहुंचाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा?
यह आवाज थी अथर्व राठौर की। अथर्व, जिसने इस वक्त एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर डाला हुआ था, उसका ऑरा काफी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें भी बेहद खतरनाक लग रही थी। सामने वही छोटी सी बच्ची थी जिसे मन्नत को धक्का दिया था और उसी की वजह से मन्नत को चोट लगी थी। इस छोटी सी बच्ची का नाम दिया था। यह मन्नत के ही क्लास में पढ़ती थी और मन्नत की क्यूटनेस की वजह से उसे मन्नत से हमेशा किड होती थी, क्योंकि मन्नत के रहते कोई भी उस पर अटेंशन नहीं देता था। दिया ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें यहाँ पर डर लग रहा है। कहते हुए दिया ने पलटकर देखा तो रूम सच में काफी डरावना था। वहाँ पर अजीब अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी जो कि छोटे बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थी। दिया की बात सुनकर अथर्व ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, आखिर तुमने अथर्व राठौर की जान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। अथर्व की बात सुनकर दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हम सच में अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज आप हमें छोड़ दो। कहते हुए दिया वहां से उठने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अथर्व ने उसके पास आकर उसे बालों से पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मेरी एंजल को दर्द दिया ना, अब तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा। कहते हुए अथर्व ने एक जोरदार थप्पड़ दिया के गाल पर मार दिया। छोटी सी दिया फिर से मुंह के बल फ्लो पर गिर गई। अथर्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तेज कदमों से बाहर आ गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। अथर्व ने अपने हेड बॉडीगार्ड जतिन की तरफ देखते हुए कहा, इसे डार्क रूम में ले जाओ और 1 महीने से पहले इसे वहां से बाहर मत निकालना। अथर्व की बात सुनकर जतिन हैरान हो गया, क्योंकि डार्क रूम कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। यह वह जगह थी जहां पर कबीर अपने दुश्मनों को टॉर्चर करता था और अथर्व भी। कबीर ने बचपन से अथर्व को हर एक चीज करने दी थी, कभी भी उसे किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं था। जतिन को शांत देखकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, क्या मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? मैंने कहा इसे टॉर्चर रूम लेकर जाओ और याद रखना, जिस तरह से बाकी लोगों के साथ बर्ताव होता है इस तरह से इसे भी टॉर्चर करना है, इसे साइलेंट टॉर्चर देना है। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा, जहां पर इस वक्त मन्नत सुकून से सो रही थी। अथर्व के सभी बॉडीगार्ड्स अथर्व के जाने के बाद उस छोटी सी बच्ची दिया के लिए काफी बुरा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब से लेकर 1 महीने तक वह अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दोनों का सामना करने वाली थी। अथर्व का थप्पड़ खाकर दिया बेहोश होकर अंदर गिर गई थी। अथर्व का बॉडीगार्ड उसे अपनी गोद में लेकर वहां से डार्क रूम के लिए निकल चुका था। अथर्व ने दरवाजा खोला और अंदर आया। अंदर नन्ही सी मन्नत ब्लैंकेट को साइड में फेंककर बेड पर उल्टी सो रही थी। उसका एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा था। मन्नत को देखकर अथर्व की ठंडी आंखें थोड़ी नर्म हो गई। वह चलता हुआ मन्नत के पास आया। उसने अपने हाथों से मन्नत के सलाइवा को साफ किया और फिर उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा। मन्नत का चेहरा अभी भी लाल नजर आ रहा था और उसकी बॉडी पर अभी भी अथर्व के टॉर्चर करने की वजह से लाल रैशेस आ गए थे। अथर्व मन्नत के बगल में बैठ गया और उसके खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। उसने मन्नत को अपनी गोद में उठाया और अपने सीने से चिपकाकर उसका सर अपने सीने पर रखकर उसके सर को थपथपाने लगा। मन्नत ने भी उसे टाइटली पकड़कर किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे चिपक गई। अथर्व मन्नत को उसी तरह से अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी बॉडीगार्ड की पूरी टीम उसके साथ चल रही थी, पर किसी का भी चेहरा ऊपर नहीं था। उनमें से किसी को भी मन्नत को देखने की इजाजत नहीं थी। अथर्व मन्नत को लेकर अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। उसका ड्राइवर घनश्याम, जो हमेशा अथर्व के ऑर्डर को फॉलो करता था, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अथर्व ने अपनी गोद में सो रही मन्नत की तरफ देखा। मन्नत ने इस वक्त एक ढीली सी लूजती शर्ट डाली हुई थी, जो कि अथर्व ने ही उसे पहनाई थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राठौर मैंशन के सामने आकर रुकी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा, जो अभी भी सुकून से सो रही थी। उसने अपना मोबाइल निकालकर मोबाइल पर कुछ टाइप किया। दूसरी तरफ से उसे जल्दी ही रिप्लाई मिल गया, जिसे देखते ही अथर्व मन्नत को गोद में लेकर मैंशन के अंदर अपने कदम बढ़ने लगा। इस वक्त लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। अथर्व सीधा लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चला गया। 3rd फ्लोर पर सिर्फ अथर्व का रूम था। पूरे फ्लोर को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर एक चीज काफी ज्यादा लग्जरियस थी। अथर्व मन्नत को लेकर अपने बड़े से रूम में आ गया। उसका रूम बेहद सिंपल तरीके से डेकोरेट किया गया था। उसका रूम दिखने में सिंपल और एलिगेंट था। रूम का थीम ब्लैक और ग्रे था। अथर्व ने मन्नत को अपने किंग साइज बेड पर लेटा दिया और बाथरूम की तरफ चला गया। वह भी बाथरूम में ही था कि तभी उसे मन्नत के रोने की आवाज सुनाई दी। मन्नत के रोने की आवाज सुनकर अथर्व दौड़ता हुआ रूम में आया तो मन्नत बिस्तर पर बैठकर अपनी हथेलियां से अपनी आंखों को ढककर रो रही थी। मन्नत को रोते हुए देखकर अथर्व दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने मन्नत को झटके से अपनी गोद में उठाया और उसे अपने सीने से चिपकाकर बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, तुम रो क्यों रही हो मन्नत? अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने अथर्व को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डेविल। मन्नत ने बहुत बुरा सपना देखा। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कहा, क्या देखा तुमने? मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अपनी नीली नीली आंसू से भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखकर सीसकते हुए कहा, हमने देखा कि आप हमें छोड़कर जा रहे थे। आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना?
मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत की आंखों पर अपने होंठ रखकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, कभी भी नहीं अथर्व राठौर, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा और थोड़ी कड़क आवाज में कहा, अगली बार से इस तरह से बकवास सपने देखने के बाद रोने मत लगा जाना। सपने सिर्फ सपने होते हैं, उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर फिर भी डेविल, आप हमसे प्रॉमिस करो, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कहते हुए मन्नत ने अपनी छोटी सी हथेली आगे कर दी। अथर्व ने मन्नत की हथेली की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉमिस सिर्फ टूटने के लिए होते हैं और अथर्व राठौर को अपनी बात साबित करने के लिए किसी प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत फिर से रोने लगी। उसने रोते हुए, गंदे डेविल, हमारी बात नहीं मानते, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कहते हुए वह अपने छोटे छोटे हाथों से अथर्व के सीने पर मारने लगी। अथर्व ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, बिहेव एंजल। मन्नत ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, आप हमारी कोई बात नहीं मानते, हम आपसे बात नहीं करेंगे, पक्की वाली कट्टी। कहते हुए मन्नत अपना चेहरा दूसरी तरफ फिर कर बैठ गई। अथर्व ने ये देखकर गुस्से से मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, लुक एट मी एंजल, तुम इस तरह से अपना चेहरा मुझे नहीं मोड़ सकती, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, हमेशा हम पर हुक्म चलाते हो, डैडी की तरह हमारी बात भी नहीं मानते। डैडी कैसे मॉम की सारी बातें मानते, पर आप हम पर हुक्म चलाते हो। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे डैडी स्टूपिड है और मैं तुम्हारी डैडी की तरह स्टूपिड नहीं हूँ। अथर्व के मुंह से अपने डैडी के लिए स्टूपिड सुनकर मन्नत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आप गंदे हो, हमसे दूर रहो, आप हमारे डैडी को स्टूपिड कैसे बोल सकते हो, हमारे डैडी हमारी तरह सुपर इंटेलिजेंट है। कहते हुए मन्नत की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, जितना तुम्हारे डैडी का दिमाग है उस हिसाब से तुम्हारा दिमाग घुटनों में होना तय था। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा और फिर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप सिर्फ हमारा मजाक बनाते हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें हमारी मम्मी और हमारे डैडी के पास जाना है, हमें उनके पास जाना है, छोड़ो हमें। कहते हुए मन्नत अथर्व की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। अथर्व ने उसकी छोटी सी बॉडी को अपनी हाथों की गिरफ्त में लेते हुए कहा, डोंट यू डेयर एंजल, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। अगर हमें कुछ जुदा कर सकती है तो वह सिर्फ मौत है, तुम्हारी मौत भी मेरी इजाजत से आएगी एंजल। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के माथे पर अपने होंठ रखे और उसे शिद्दत से चूमने लगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।